श्री गणेश सिंह जी। धन्यवाद सभापति महोदया। मैं माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा बीमा संशोधन विधेयक 2021 के समर्थन में अपनी बात रख रहा हूं, जो उन्होंने इस सदन में प्रस्तुत किया है। ये बीमा अधिनियम 1938 में यह संशोधन हो रहा है। मैं सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को उनके दूरदर्शी सोच के लिए धन्यवाद करूंगा। 2014 के पहले का भारत और आज के 2021 के भारत में जमीन आसमान का फर्क हम सब देख रहे हैं। देश की आजादी के बाद जो रूढ़वादिता और अदूरदर्शी दृष्टिकोण था, जिसके चलते देश को जिस मुकाम तक पहुंचना था वो नहीं पहुंच पाया। बीच में जब अटल जी प्रधानमंत्री थे, उस समय पर कई महत्वपूर्ण फैसले हुए थे, जिसमें देश प्रगति के रास्ते पर तेज गति से बढ़ना शुरू हुआ। 2014 में जब मोदी जी आए तो उन्होंने जो ऐतिहासिक परिवर्तन किया देश में, आज मैं देख रहा हूं कि भारत सरकार के सारे विभागों में जिस तरह से नई कार्ययोजना बनी और उस नई कार्ययोजना के चलते जो उसका इम्प्लीमेंट हुआ, क्रियान्वयन हुआ, आज पूरा देश तेज गति से विकास की रफ्तार में दौड़ रहा है। लेकिन जो देश की जो गंभीर समस्याएं थीं, लगता था कि कभी इनका हल नहीं हो सकता। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने उन सारी समस्याओं को हल करके दिखाया, जिस तरह से कठिन सवालों का हल किया, आज पूरी दुनिया में उनकी इस बात की चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री जी जो भी नीतिगत निर्णय अपने मंत्रिमंडल में करते हैं, संसद में उसे कानून का हम लोग रूप देते हैं। आज उसी योजना के तहत बीमा संशोधन विधेयक माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा यहां पर लाया गया है। राज्यसभा ने इसे ध्वनिमत से 17 मार्च को पारित कर दिया है। देश आज दुनिया की बराबरी करते हुए आगे की ओर बढ़ रहा है। मोदी जी की सोच सचमुच वैश्विक है, इसीलिए उन्हें अब वैश्विक नेता के रूप में दुनिया पहचान रही है। 1938 में ये कानून बना था, 2000 में एक संशोधन हुआ, तब एफडीआई 26% आई। फिर 2015 में जब इसमें संशोधन हुआ तो 49% एफडीआई आई। और इसके बावजूद भी जो बीमा क्षेत्र में कवरेज होना चाहिए वो नहीं हो पाया, और इसीलिए हमारी सरकार ने सोचा कि अब इसमें इसको 74% एफडीआई तक बढ़ाने का विधेयक लाया जाए, और आज उसी के तहत विधेयक यहां पर आया है। अब इसमें सभी को सभी क्षेत्रों में सभी तरह का बीमा सस्ते दर पर कवर किया जाएगा। वर्तमान में दुनिया के मुकाबले हमारी स्थिति क्या है? भारत का बीमा सेक्टर का जो जीडीपी में कुल योगदान है वो मात्र 3.76 है, जबकि दुनिया के कई देशों में, यूएस में 11% योगदान है जीडीपी में, यूके में 19%, फ्रांस में 9.21%, जापान में 9%, कनाडा में 7%। प्रश्न उठ रहा है कि देश की आबादी 135 करोड़ है, हर कोई अपनी बीमा सुरक्षा कवच चाहता है, किंतु उसका लाभ नहीं ले पा रहा। इस विधेयक के पारित होने के बाद मुझे लगता है कि बीमा क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, गरीब को भी सस्ता बीमा लेने में सहूलियत मिलेगी, नई तकनीक विकसित होगी, सामाजिक सुरक्षा कवच को बढ़ावा मिलेगा, नए रोजगार का भी सृजन होगा, देश की जीडीपी में भी और बड़ा योगदान इसमें से आएगा। हमारी जो योजना हमारे प्रधानमंत्री जी की $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को बनाने में, इसमें भी इस विधेयक के पारित होने के बाद काफी कुछ मदद मिलेगी। छोटी बीमा कंपनियों को भी इससे फायदा होगा। अभी हमारे जो मित्र लोग कह रहे थे कि छोटी कंपनियां खत्म हो जाएंगी, मुझे लगता है कि उनका दृष्टिकोण गलत है। छोटी कंपनियों में भी पूंजी निवेश बढ़ेगा तो उनका और विस्तार होगा,
और उनकी पूंजी में इजाफा होगा। बीमा एक पूंजी गहन व्यवस्था है और इसमें ये व्यवसाय है और इसका लाभ मिलेगा। एक उदाहरण बताना चाहता हूं, जब टेलीकॉम में 100% एफडीआई आई, इसके पहले हमारे देश में टेलीफोन के जो कॉल थे वो 20 से 30 रुपया में एक कॉल होता था, लेकिन जब 100% एफडीआई आ गई तो आज वो कॉल जो हम लोग टेलीफोन में करते हैं वो सब सस्ते हो गए। इसका फायदा पूरे देश के लोगों को मिला। 2001 में 2.71% और 2019 में 3.76% इसका जो बीमा का कवरेज था वो हुआ। जीवन बीमा में 2.82% है, गैर जीवन बीमा में 0.94% है। विश्व स्तर पर बीमा क्षेत्र की पैठ 3.35% थी। 2019 में गैर जीवन बीमा क्षेत्र के लिए 3.88% थी। तो दुनिया के मुकाबले हमें बीमा कवर को बढ़ाने की जरूरत है। इस बिल पर स्टैंडिंग कमेटी जो राज्यसभा की थी उसने भी विचार किया, लॉ कमीशन ने भी विचार किया, नरसिम्हन कमेटी ने भी विचार किया, राज्यसभा की सेलेक्ट कमेटी ने भी इस पर विचार किया और तब जाकर के ये विधेयक यहां पर आया, राज्यसभा ने उसको पारित किया। 1956 में मैं धन्यवाद देना चाहता हूं एलआईसी को। 1956 में बनी, आज 40 करोड़ बीमा धारक हैं उसके और 32 लाख करोड़ की संपत्ति है, लेकिन इसके बावजूद भी देश में सबको कवरेज नहीं मिला बीमा का और बहुत बड़ा क्षेत्र खाली पड़ा हुआ है। 2014 में जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने जीवन ज्योति बीमा योजना लागू किया, जिसमें 9.5 करोड़ लोगों को बीमा कवर किया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 21 करोड़ का बीमा हुआ। किसान फसल बीमा योजना लागू की गई, जिसमें 23 करोड़ किसान कवर किए गए और उसके चलते आज बड़ी मात्रा में हमारे देश के किसानों को फसलों के नुकसान का मुआवजा मिलने लगा। 17,450 करोड़ का प्रीमियम किसानों ने जमा किया और उसके बदले 90,000 करोड़ रुपए उनको बीमा कवर का मिला। आयुष्मान भारत योजना 50 करोड़ लोगों के लिए, जिसमें 5 लाख का बीमा कवर है। अब तक में लगभग 1.5 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिल चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी देश में बड़ा क्षेत्र है, बड़ी संख्या में लोग इस बीमा सुविधा से वंचित हैं। आज आम आदमी अपने नए घर का जो घर बनाता है उसका भी वो चाहता बीमा हो जाए, दुर्घटना का भी बीमा हो जाए, बीमारी का भी बीमा चाहता है, वो जो गाड़ी खरीदता है उसका भी बीमा चाहता है, जो पालतू जानवर दूध देने वाले जानवर पालता है उसको भी लगता है कि बीमा हो जाए, दुकान कहीं अगर किए है तो उसका भी चाहता बीमा हो जाए, लेकिन वो चाहते हुए भी इन सब सुविधाओं से वंचित है। देश में आज किसान बीमा का लाभ, जो किसान बीमा का लाभ उठा रहे हैं, मैं एक उदाहरण के तौर पर माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जो किसान अपनी फसल का नगद बीमा कराना चाहते हैं, लेकिन उनको भी 100% कवर नहीं हो पा रहा, सभी फसलों का बीमा भी नहीं हो पा रहा। जो वेजिटेबल्स तथा फलों एवं फूलों की खेती करते हैं उनको भी बीमा का लाभ अभी नहीं मिल पा रहा। बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों में दूध देने वाले पशु हैं, गाय है, बैल है, गाय है, भैंस है, बकरी है, लेकिन मैंने देखा कि उनका बीमा नहीं हो पा रहा। पहले कभी होता था लेकिन बीच में उसको बंद कर दिया गया और आज कहीं ना कहीं उनके सामने समस्या है कि आज बीमा कवर हो। मेरा कुछ सुझाव है। फसल बीमा योजना में जिलों के अंदर बीमा कंपनियां जो काम कर रही हैं, लेकिन उनका किसी भी जिला मुख्यालय में दफ्तर नहीं है। जब फसल खराब होती है तो किसान यहाँ वहां भटकता है और वो कलेक्टर के पास जाता है, कलेक्टर कहते हैं कि साहब हमारी जानकारी में नहीं कि कौन कंपनी का दफ्तर कहाँ है। तो मैं चाहता हूं प्रत्येक जिला मुख्यालय में इनका एक एक कार्यालय खुलना चाहिए, ताकि जो नुकसान हो किसानों की फसल का उसका तत्काल मुआवजा दे सके। पहले कहा गया था कि सैटेलाइट के माध्यम से हम नुकसानी का सर्वे करेंगे, लेकिन अभी तक शायद उस मेथड का उपयोग नहीं हो पा रहा। देश में आज हमारे पास 23 प्राइवेट जीवन बीमा कंपनियां हैं, 25 जनरल बीमा कंपनियां हैं, 7 स्वास्थ्य बीमा कंपनी, 2 स्पेशल बीमा कंपनी और एलआईसी है ही है। इसके बावजूद भी आज जरूरत है कि इन सभी के बीच में और 74% जो विदेशी पूंजी निवेश आने की इस विधेयक में प्रस्ताव लाया गया है वो स्वागत योग्य कदम है। मैं इसके साथ साथ एक निवेदन माननीय मंत्री जी से करूंगा कि हम विदेशी पूंजी निवेश की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आज वैश्विक दुनिया में हमें अपने भारत को मुकाबले में ले जाना है तो हमें इस दिशा में जाना पड़ेगा, लेकिन जो देशी पूंजी निवेश है जिसके बारे में मैं विशेष रूप से कहूंगा, बहुत बड़ी मात्रा में आज हमारे देश के ऐसे पूंजीपति लोग हैं जो निवेश करना चाहते हैं, लेकिन उनको जिस तरह की सुविधा की जरूरत है शायद वो नहीं मिल पाती। कभी कभी मैं देखता हूं कि कुछ सेविंग्स कंपनियां बनाते हैं और
मध्यम वर्ग के लोग उसमें अपना निवेश करते हैं, लेकिन वो पैसा फिर गायब हो जाता है। ऐसी जितनी भी कंपनियों ने फ्रॉडगिरी की, हालांकि आपने कानून बनाया, उसमें कार्रवाई किया है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी उसमें और पारदर्शिता की जरूरत है और उसमें किया जाना चाहिए। कुछ ऐसे भी हमारे उद्योग में के साथ जो काम करने वाले लोग हैं, जैसे हम देखते हैं जब किसी को स्मॉल फाइनेंस की जरूरत पड़ती है तो बैंक नहीं करता, कमर्शियल बैंक नहीं करते, तो कुछ लोग चाहते हैं कि हम स्मॉल बैंक बनाने के लिए हम रिजर्व बैंक से लाइसेंस लें। वर्षों तक वो लोग आवेदन किए बैठे हुए, लेकिन आज तक रिजर्व बैंक ने उस पर कोई निर्णय नहीं लिया। तो मैं वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस दिशा में भी थोड़ा सा सोचें। और अंत में मैं इस विधेयक का पूरी तरह से समर्थन करता हूं। और जो हमारे विपक्ष के साथी कहते हैं कि इससे तो हमारी पुरानी कंपनियां बंद हो जाएंगी, मैं समझता हूं कि विरोध अपनी जगह है, लेकिन देश को आज जिस मुकाबले में ले जाने की जरूरत है, विभिन्न क्षेत्रों में जिस तरह से प्रगति की आवश्यकता है, अगर हम पुरानी व्यवस्था पर रह आएंगे तो देश कभी बराबरी में जा ही नहीं सकता, हम वैश्विक मुकाबले में खड़े नहीं हो सकते। इसलिए मुझे लगता है कि सभी दलों को इस बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए। जैसे YSR पार्टी के हमारे साथी ने कहा कि आज की जरूरत है कि ये FDI हमारी बढ़नी चाहिए, और FDI आएगी, निश्चित तौर पर हमारे यहाँ पर नए रोजगार पैदा होंगे और हमारी अर्थव्यवस्था में मजबूती आएगी और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम बीमा का कवर दे पाएंगे। मैं इस बिल का पूरी तरह से समर्थन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री अजय मिश्रा जी। मैं माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत 2021-22 के बीमा संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले 2-3 बातें जो हमारे साथियों ने उठाई हैं उनके विषय में कहना चाहता हूं। हमारे बहुत सारे साथी ईस्ट इंडिया कंपनी और ऐसे इस तरह से बता रहे थे FDI को। FDI पूरी दुनिया में प्रत्येक देश अपने यहाँ निवेश के लिए आकर्षित करता है, और हमारे कांग्रेस के साथी ये भी 1991 में इसका समर्थन कर रहे थे, जब पूरी दुनिया में समाजवादी अर्थव्यवस्था फेल हो चुकी है। तब भी अगर हम इस तरह की बातें करके लोगों को भ्रम में डालने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से ये ठीक बात नहीं है। हम लोग जब यहाँ सदन में बैठे हैं तो ऐसे लोग हैं जिनकी अपनी जिम्मेदारी है, तो जो बातें रखें उसको पूरी जिम्मेदारी के साथ रखना चाहिए। पूरी दुनिया में जो अर्थव्यवस्था समाजवादी चल रही थी वो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है, और आज पूरी दुनिया के प्रत्येक देश में FDI को आकर्षित करने के लिए अलग अलग तरह से उनका निवेश बढ़े, इसकी बात भी हो रही है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी हमारे काफ़ी साथियों ने उन बातों को कहा है कि ये सरकार जो संशोधन विधेयक लेके आई है, इसके पीछे 2 उद्देश्य हैं। एक उद्देश्य जहाँ हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसको ताकत देना है, वहीं उससे बड़ा उद्देश्य इस देश के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बीमा क्षेत्र की पहुँच हो, ये हमारा उद्देश्य है। ये संवेदनशीलता प्रधानमंत्री जी जब 2014 में सत्ता में आए उसी समय से हम लोगों ने देखी है। अभी गणेश जी ने जिक्र किया जिस तरह से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री दुर्घटना बीमा योजना, और उसके साथ साथ जो प्रधानमंत्री कृषि योजना, बीमा कृषि योजना है, ये सारी जो योजनाएं हैं, इसके साथ साथ मोटर व्हीकल एक्ट में भी अभी हम लोगों ने पिछले वर्ष ही संशोधन किया था, और मुआवजा की राशि 10 गुना हमने बढ़ा करके इस सरकार की संवेदनशीलता का परिचय दिया था। निश्चित रूप से इस देश के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बीमा क्षेत्र का लाभ मिले और बीमा के कवरेज बढ़े, ये इस सरकार का उद्देश्य है। माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट में 2021-22 के दौरान वित्तीय उत्पादों के लिए इन्वेस्टर्स चार्टर पेश करने की बात की थी। उसी क्रम में बीमा क्षेत्र की FDI सीमा को 49% से 74% तथा विदेशी भागीदारी एवं नियंत्रण हेतु बीमा अधिनियम 1938 में संशोधन का प्रस्ताव किया है। 2015 में इस विधि में संशोधन किया गया था और विदेशी निवेश की सीमा को 26 से 49% किया गया था। बहुत सारे लोगों ने इस विषय में अपनी बात को रखा है। इसका उद्देश्य इकोनॉमी में सरकार की प्रत्यक्ष निवेश के लक्ष्य को प्राप्त करने के साथ साथ, जैसे मैंने कहा कि बीमा कवरेज को बढ़ाना हमारा पहला उद्देश्य है। पहले 50% से अधिक हिस्सेदारी ना होने के कारण, हालांकि जब 26 से 49 किया गया तो उस दौरान कुछ हमारा बीमा कवर बढ़ा था, लेकिन बहुत सारी ऐसी कंपनियां थी जो ये चाहती थी कि 50% से अधिक जब तक निवेश करने का अधिकार नहीं होगा, तो बहुत सारी कंपनियां उसके लिए आकर्षित नहीं हुई, जिसके कारण हमारा 2020 तक मार्च में
जो बीमा कंपनियों में विदेशी निवेश था वो केवल 37.4% तक हम पहुंचे, लेकिन आगे हम बढ़े और उसको लेकर के जो अब ये 74% के विदेशी निवेश और भागीदारी तथा नियंत्रण में हमने संशोधन जो किया है, इससे ये उम्मीद बनी है और एक सर्वे के अनुसार ये आंकड़ा आया है कि 3 वर्ष में 1 लाख करोड़ एफडीआई के निवेश की संभावना हमारे देश में बढ़ी है। ये निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था को जहां सहयोग करने का काम करेगी, वहीं बीमा के क्षेत्र में रोजगार बढ़ने की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। इस अधिनियम में यह भी प्रस्ताव किया गया है कि अधिकतर निदेशक व एग्जीक्यूटिव भारतीय होंगे तथा कम से कम 50% ऐसे स्वतंत्र निदेशक होंगे। इससे जो हमारी जो प्रबंधन की स्थिति होगी उसको लाभ मिलेगा और पूरी तरह से ये कंपनियां नियंत्रण में रहेंगी। इसके साथ ही साथ एक विशेष प्रावधान जो किया गया है कि प्रॉफिट में एक निश्चित परसेंटेज जो है वो सुरक्षित रखा जाएगा। यह भी इन कंपनियों पर नियंत्रण करने में भारत सरकार को मदद देगा और जो हमारी व्यवस्थाएं हैं उसमें भी सहयोग होगा। निवेश बढ़ने से इंश्योरेंस सेक्टर को जहां पहुंच बढ़ाने में मदद मिलेगी, वहीं हम ये देखेंगे कम लागत में बेहतर हमको सेवाएं भी प्राप्त होंगी। जब प्रतियोगिता होती है तो निश्चित रूप से हर कंपनी एक अलग अलग तरह के अपने प्रस्ताव लेकर के आती है, जिसका सीधा सीधा लाभ उपभोक्ता को ही होता है। अभी हम देखते हैं कि कई कंपनियां होती हैं, वो जब बीमा के क्षेत्र में जाती हैं तो श्रेणी वो ऐसी श्रेणी चुनती हैं जिसमें उनका रिस्क कम हो, लेकिन जब कई कंपनियां होंगी और सेक्टर बढ़ेगा तो निश्चित रूप से प्रतियोगिता भी बढ़ेगी और उपभोक्ताओं का लाभ भी बढ़ेगा। प्रतिस्पर्धा के कारण ऐसे भी प्रस्ताव बीमा कंपनियों के माध्यम से आ सकते हैं, जैसे अभी हम केवल इतना ही काम कर रहे हैं कि हम अपने को सिक्योर करने के लिए बीमा कर रहे हैं, लेकिन कई बार इस तरह के प्रस्ताव भी आते हैं जो हमको घरेलू बचत में हमको लगेगा कि इससे बचत में भी इतना परसेंटेज हमको मिल रहा है, तो हमारी जो सेविंग अकाउंट्स हैं उनमें भी हमको बचत की संभावना बढ़ेगी और हम वहां इन्वेस्ट कर सकेंगे। इकोनॉमी में लॉन्ग टर्म में एसेट्स के भी डेवलप होने की संभावनाएं हमारी बीमा क्षेत्र में एफडीआई के बढ़ने से होंगी। एफडीआई के से विकास और इंश्योरेंस के क्षेत्र में जहां रोजगार के सृजन की मैंने बात कही है, हमारे कुछ साथियों ने कहा था कि छोटी कंपनियां खत्म हो जाएंगी, जबकि इसका वास्तव में उल्टा है। छोटी कंपनियों को तो निश्चित रूप से फायदा, बस 1 मिनट में खत्म, छोटी कंपनियों को फायदा ही होने वाला है। उसके साथ साथ टेक्निकल जानकारी, स्किल, बस मैं तुरंत खत्म कर रहा हूं, समय कम है। स्किल्स के बढ़ने से भी जहां हमारा ये जो इंश्योरेंस का जो हमारा आधार है वो बढ़ेगा, उसके साथ ही साथ मैं 2-3 बातें माननीय वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं। मेरा ऐसा विचार है कि जो बीमा कंपनियां सुरक्षित श्रेणी का चुनाव करती हैं, उसके ऊपर भी कोई ना कोई ऐसा प्रावधान बनाना चाहिए कि उनको हर तरह की श्रेणी में जाएं। दूसरा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है उसमें प्रदेशों की सरकारें हर जिले में एक एक ऐसी एजेंसी तय कर देती हैं। ये अधिकार किसानों को दिया जाना चाहिए कि वो स्वयं चुने कि वो किस बीमा कंपनी से अपनी फसल का बीमा कराना चाहते हैं। और मैं यह भी चाहता हूं कि भविष्य में ऐसा, मुझे लगता है और मेरा ये सुझाव है, मैं उसको अपने सुझाव के तौर पर कह रहा हूं कि बीमा के क्षेत्र में 100% एफडीआई लाने का काम सरकार को करना चाहिए, जिससे निश्चित रूप से हमारे देश का भी लाभ होगा और देश के उपभोक्ताओं का लाभ भी होगा। इसी क्रम में आपने मूल अधिनियम की धारा 227 व 114 में संशोधन किया है, जिसका उद्देश्य 49 से 74% एफडीआई के साथ बोर्ड के गठन और प्रॉफिट के एक विशेष प्रतिशत को आरक्षित करने संबंधी प्रस्ताव दिए गए हैं। मैं इन प्रस्तावों का समर्थन करते हुए बीमा संशोधन विधेयक 2021 का समर्थन करता हूं।